तो आइए हम लोग वेक्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा क्या था साहब, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो एक्चुअली वेक्टर में हम लोग रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स देखे थे। कैसे? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। कैसे देखे थे बाबू? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। एक बार हम आपको रिकॉल करा देते हैं कि अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, बताओ बाबू ट्रायंगल लॉ क्या था। तो दो वेक्टर था, कोई भी, मान लो कि ये ए वेक्टर था अपना और ये अपना बी वेक्टर था, है ना। तो ट्रायंगल ऑफ बी वेक्टर को यहाँ पैरेलली शिफ्ट किए थे, पहले के हेड पे दूसरे का टेल, और रिजल्टेंट पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। तो आपका रिजल्टेंट कुछ गया था ये, इसको बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना था? थीटा। जबकि रिजल्टेंट और फर्स्ट वेक्टर के बीच का एंगल क्या माने थे हम लोग? अल्फा, है ना। तो अल्फा भी निकाले थे हम लोग, डायरेक्शन भी निकाले थे, और साथ साथ क्या निकाले थे? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाले थे, है ना। तो साहब एक बार जल्दी से बता दो, रिजल्टेंट क्या लिखा था आपने? आर वेक्टर बोलो का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाले थे। क्या निकाले थे? अंडर रूट, बोलना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। जहाँ पे हम आपको बताए थे कि साहब ये थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या है साहब? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या है? एंगल है, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट था, तो रिजल्टेंट वेक्टर है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिल गया साहब, और इसका डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट वेक्टर से इसका रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन हम हमेशा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डायरेक्शन के लिए क्या निकालेंगे कि डायरेक्शन के लिए, रिजल्टेंट का डायरेक्शन के लिए फर्स्ट वेक्टर से हमेशा इस रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे निकाले थे tan अल्फा, बोलो वो याद है? tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। बोलो यही पढ़े थे हम लोग, पक्का, है ना। उसके बाद अल्फा और tan इनवर्स जो राइट हैंड साइड में था उस सबका हम लोग क्या लिख लिए थे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो रिजल्टेंट निकालना हमने सीख लिया ट्रायंगल लॉ से। पैरेललोग्राम लॉ से भी देखोगे तो यही रिजल्टेंट आएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब, लेकिन आगे पढ़ेंगे। अब कहता है क्या कि देखो कि जो रिजल्टेंट निकला दो वेक्टर का रिजल्टेंट, तो मानी कि यही दो वेक्टर दिया हुआ, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड इतना ही और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना ही है। तो कह रहे क्या कि ए और बी अगर फिक्स्ड हैं और इसी दो वेक्टर का अगर हम पूछे कि रिजल्टेंट को, जैसे हम बोले कि साहब देखो एक आदमी है ना, तो आदमी का हाइट, अगर आदमी के हाइट के बारे में बोले तो आदमी का हाइट का आप देखोगे कि एक मैक्सिमम लिमिट होती है, एक मिनिमम लिमिट होती है। किसी भी चीज़ का एक मैक्सिमम और मिनिमम होता है ना। तो आदमी अगर बोलोगे मिनिमम, तो मिनिमम शायद पता नहीं 2 फीट का होता है शायद, हाँ शायद 2 फीट का, है ना, मिनिमम उतना होता है जो भी एक होगा। और मैक्सिमम 6 फीट या 7 फीट ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि 12 फीट का आदमी कभी पाया जाता है। तो हम बोलेंगे कि अगर मनुष्य जाति में हम लोग जन्म लिए हैं, तो इस मनुष्य का जो लंबाई है उसका एक मिनिमम वैल्यू भी हो सकता है और एक मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकता है। अगर सोचिए कि यहाँ पे 12 फीट का अगर आदमी दिखाई दे तो मनुष्य नहीं क्या दिखाई देगा साहब? दानव दिखाई देगा। बोलो हाँ कि ना? पक्का। तो वैसे ही है एक दो, तो इस मनुष्य के हाइट का जो लिमिट हो गया तो वो कहाँ से कहाँ तक हो गया? 2 फीट से लेके 7 फीट या 8 फीट तक। मान लो 8 फीट मैक्सिमम होगा, 8 फीट तक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन 2 फीट से क्या हो गया? 8 फीट हो गया अपना, है ना। तो ये अब इसके हाइट में जो भी लाई करेंगे साहब, वो कहा जाएगा, इसमें जो भी हाइट में आदमी लाई करेंगे उसका आ जाएगा हाँ साहब आप मनुष्य हो। बोलो, लेकिन अब इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो तो क्या हो, दिक्कत होगी। ऐसे ही रिजल्टेंट भी है, तो रिजल्टेंट इन्हीं दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट क्या होगा साहब? अपना मैक्सिमम लिमिट भी होगा, इसी रिजल्टेंट का अपना एक मैक्सिमम लिमिट भी होगा, और इसी वेक्टर का अपना एक मिनिमम लिमिट भी होगा। मतलब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं आर मैक्स और आर मीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं साहब? इस रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है और इसी रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। आओ तो हेडिंग डालेंगे बाबू, कैलकुलेशन फॉर, लिखो कैलकुलेशन फॉर, ऐसे लिख दो आर मैक्स, समझ में आ जाएगा, एंड आर
मीन। मतलब रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, और रिजल्टेंट का किसी भी दो वेक्टर, अगर कोई भी दो वेक्टर दिए हुए हैं, उस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, और उसी रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। बोलो समझ में आया है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आओ, कहते हैं कैसे निकाले, तो तू सोच। पहले तो हम लोग क्या है, तो मैथमेटिकली या तो दिया हुआ है, मैथमेटिकली भी हम लोग इसको सोच लेंगे, है ना, लेकिन अब कॉमन सेंस में सोच, है ना, क्योंकि ये वेक्टर क्या है ना कि बेसिकली हमारे लाइफ में एकदम 24 घंटा रहता है ना, तो इसको हम लोग कॉमन सेंस से भी सोच लेंगे। तू सोचो, ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, देख ये अपना ए वेक्टर दिया हुआ है, और मान लो ये अपना बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी एंगल पे दिया हुआ है। सोचो इसी का मैक्सिमम कब हो सकता है, तो मैक्सिमम तब हो सकता है जब, देखो ट्रायंगल से पहले सजा लो। मान लो कि ये ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड ये, और अगर बी वेक्टर इसके टेल पे रखते हैं, तो रखने का यही तरीका है ट्रायंगल से, ठीक है, एक ऐसे रख दी, बोलो हाँ। और दूसरा क्या हो सकता है कि ए वेक्टर ऐसे है, और बी वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में रख दो, बोलो हाँ। अब तुम सोचो इन दोनों केस में कि यहां पर रिजल्टेंट जो होगा वो यहां से लेके यहां तक होगा, बोलो हाँ कि ना, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, और इसमें जो रिजल्टेंट होगा पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, यही आपका रिजल्टेंट होगा। बोलो कोई दिक्कत? मतलब हमने क्या किया कि हम ए और बी तो हमारे पास दो दिए हुए हैं कि साहब ये राम है ये श्याम है, इन दोनों का मैक्सिमम कितना हो सकता है, इन दोनों का मिनिमम कितना हो सकता है। तो क्या चेंज कर सकते हैं हम, सिर्फ थीटा चेंज कर सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं नहीं। मान लो कि एक मान लो एक ट्रैक्टर है या एक फोर व्हीलर है, आपने ट्रैक्टर नहीं देखा होगा, है ना, नए युग में हो आप लोग, तो आपने फोर व्हीलर देखा होगा। अगर मान लो कि अगर एक फोर व्हीलर को अगर धक्का देना है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो दो आदमी मिलकर अगर धक्का दे रहे हैं, तो अगर उसको स्टार्ट करना है तो क्या होगा, दोनों आदमी सेम डायरेक्शन में अगर धक्का देंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। बोलो हाँ हाँ। पीछे से अगर हम लोग धक्का दे रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, तो एक आदमी इधर भी धक्का दे रहा है तो दूसरा आदमी भी इधर से धक्का दे रहा होगा नहीं। अगर मान लो तो गाड़ी तेज चलेगी, लेकिन अगर मान लो कि एक आदमी आगे से धक्का दे रहा है और एक आदमी अपोजिट डायरेक्शन से धक्का दे रहा है, मतलब एक आदमी आगे से धक्का दे रहा है पीछे की ओर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि साहब हम इधर से धक्का दे रहे हैं और अगला आदमी या मूर्ख आदमी वो उस गाड़ी को बढ़ाने के जगह पे वो और हमारे फोर्स को क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो गाड़ी नहीं बढ़ेगी, या और हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा उस गाड़ी को बढ़ाने के लिए। नहीं बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए अपना गाड़ी है, क्या है, गाड़ी है, ठीक है। अब एक आदमी इधर की ओर फोर्स लगा रहा है और एक आदमी इधर की ओर फोर्स लगा दे, बोलो, तो ये तो खूब इधर की ओर मूव कर जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि यही गाड़ी पे एक आदमी इधर की ओर फोर्स लगा रहा है और एक आदमी इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला आदमी इस आदमी को क्या बोलेगा, प्यार करेगा? नहीं, बहुत गाली देगा, क्या कर रहे हो, इधर लगा, बोलो हाँ कि ना। तो सोचो कि अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो, अगर दोनों वेक्टर, ये दोनों वेक्टर ही है क्योंकि डायरेक्शन है, अगर ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम हो तो साहब इन दोनों फोर्सेस का मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है। लेकिन अगर इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट हो तो इन दोनों फोर्सेस का हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इन्हीं दोनों का मैक्सिमम और ये हो गया इन्हीं दोनों का क्या हो गया, मिनिमम। इसका मतलब अगर दोनों क्या है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया साहब, 0 डिग्री। साहब याद रखो, ये लाइन और ये लाइन इसके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। याद रखना हमेशा, ये लाइन और ये लाइन इनके बीच का एंगल कितना है साहब, 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी लाइन को कोई भी ऐसे भी दिखाता है तो ये 0 डिग्री हो गया, कोई इसी लाइन को कोई ऐसे दिखाता है, कोई ऐसे दिखाता है, तो ये हो गया 180 डिग्री।
बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। आगे बढ़े, शाबाश। तो हमें एक चीज समझ में आ गया, अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम ही कर दे तो साहब उसका रिजल्टेंट का मैक्स, तो रिजल्टेंट वहां पे मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर अपोजिट कर दें तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो देख वही हमने किया है कि अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अगर हम सेम कर दे तो देखिए रिजल्टेंट यहां से लेकर यहां तक मिल रहा है, पहले के हेड से दूसरे के टेल तक, वो क्या रहेगा, रिजल्टेंट। और अगर उन दोनों का डायरेक्शन अगर हम अपोजिट कर देते हैं तो रिजल्टेंट क्या मिलता है हमें, मिनिमम। मिनिमम मतलब साहब क्या है, पहले के हेड से दूसरे के टेल तक। देख इतना छोटा, यहाँ पे इतना बड़ा, बोलो यार। तो ये रिजल्टेंट होगा, ये हमारा मिलेगा आर मैक्स का मैग्नीट्यूड, बोलो हाँ कि ना। और ये मिलेगा हमें आर मीन का मैग्नीट्यूड, बोलो कोई दिक्कत। और ये तब होगा जब थीटा बराबर कितना पे होगा, 0 डिग्री। जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम। याद रखना है साहब, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट हमें मिलेगा मैक्सिमम। और थीटा 180 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट हमारा क्या मिलेगा, मिनिमम। ठीक है। अगर एंटी पैरेलल होंगे, अगर इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल होंगे तो रिजल्टेंट मिनिमम मिलेगा। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल ही हैं तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोचो कि यही मिट गया, यही गाड़ी था और इधर एक 10 न्यूटन लग रहा है और एक इधर 5 न्यूटन लग रहा है, और इसी गाड़ी पे इधर की ओर 10 न्यूटन लग रहा है और इधर की ओर 5 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, बोलो हाँ। तो साहब बोलो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स कितना मिल रहा है बाबू, तो 10 + 5 15 न्यूटन जोड़ देंगे। और यहाँ पे फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना मिल रहा है बाबू, तो 10 - 5 कर देंगे तो 5 न्यूटन मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या किया कि ये सिंपल अलजेब्रा कर दिया साहब। ये फॉलो होगा साहब यहाँ पे 0 डिग्री 180 डिग्री पे ये सिंपल अलजेब्रा फॉलो होंगे, बाकी दूसरे किसी एंगल पे ये सिंपल अलजेब्रा फॉलो नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे ये अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो सोच यहाँ पे रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा साहब, सिंपली हम बोल दें तो आर मैक्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ठीक है। और जबकि यहाँ पे आर मीन की जो वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। कोई दिक्कत बाबू नहीं। तो ये तो हमने थ्योरेटिकली समझ लिया, मतलब प्रैक्टिकली आप बोलो, प्रैक्टिकली हम लोग समझ लिए कि साहब जो रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी होगा, जबकि रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू होगा वो मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब, बोलो क्लियर, समझ में आया। तो साहब इतना जीरोक्स कर ले, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। का होना तो एडवांस इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आप में कितना कंसिस्टेंसी है। तो वो कंसिस्टेंसी हमारे पढ़ाने से नहीं आएगा, वो कंसिस्टेंसी आप में खुद आएगा, आप मतलब आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आएगा। आप जितना मेहनत कीजिएगा, जितना अपने आप को कंसिस्टेंट और जितना अपने आप को डिसिप्लिन्ड रखिएगा, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। तो एक कंपटीशन इतना आसान नहीं होता है, कोई भी कंपटीशन, मतलब आप बिहार पुलिस में भी चले जाइएगा तो उसमें भी बहुत कंपटीशन है। तो ये तो साहब आपका डॉक्टर इंजीनियर का सवाल है। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी थोड़ा बरकरार रखिए और एडवांस और डिसिप्लिन रहिए, हमेशा डिसिप्लिन रहिएगा तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि साहब आज वीडियो आया तो इसको 10 दिन बाद देख रहे हैं, है ना, तो ये कंसिस्टेंसी बिगड़ जाएगी आपको। आज का वीडियो आया, आज आ रहा है तो आज हमें इसको तुरंत कवर कर लेना और इससे बेस जितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं उसको बना जाना है। बाकी मास्टर तो देगा ही देगा आपको बनाने के लिए। तो जो भी मतलब होमवर्क मिल रहे हैं उन सबको उसी टाइम पे एट रैंडम खत्म कर दें। ऐसा नहीं कि आज का क्वेश्चन कल कर रहे हैं, कल का क्वेश्चन 10 दिन बाद कर रहे हैं, तो फिर वैसा नहीं होगा, अरे आज नहीं कर पाते हैं कल कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हम भी क्या है कि कंसिस्टेंसी यहाँ पे बरकरार रख रहे हैं कि आपको डेली का डेली आपको 11th का 3 वीडियो मिल जाए वीक में और 3 वीडियो 12th का मिल जाए, है ना। तो ये कंसिस्टेंसी है, ये कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखना पड़ेगा, तभी जाके कंपटीशन होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। बोलो बाबू कोई दिक्कत नहीं साहब, आ जाओ। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत लेक्चर बाजी हो गया नहीं ठीक है ना, आप ही के लिए है ना। आओ। तो कहते हैं कि cos थीटा, तो कहते हैं देखो कैलकुलेशन फॉर आर मैक्स और आर मीन, मैक्सिमम और मिनिमम की क्या वैल्यू इसमें होगी। देखें तो हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे
कैलकुलेशन फॉर आर मैक्स। पहले हम लोग मैक्स ही पढ़ लेते हैं। तो आर मैक्स कब होगा? देखो आर तो हमारी ये है, यहां देखो ध्यान से, आर क्या है हमारा, ये है साहब। आर क्या कह रहे हैं? आर बराबर मोड ऑफ आर बराबर अंडर रूट मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोचो कि मोड ऑफ ए फिक्स्ड है, मोड ऑफ बी फिक्स्ड है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, बी का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, 2 ये भी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे? कॉस थीटा। वेरिएबल क्या है बाबू? कॉस थीटा वेरिएबल है। अब कहता है कि साहब आर मैक्स तब मैक्सिमम होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? मैक्सिमम। क्योंकि वेरिएबल यही है, बाकी सब कांस्टेंट है हमारे। बोलो हाँ कि ना? तो कहता है क्या कि आर विल बी मैक्सिमम, आर विल बी मैक्सिमम व्हेन cos theta will be maximum। R max तब होगा जब cos theta क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एंड cos theta का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1। और बाबू याद रखना sin थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 ही होता है। और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -1। और sin थीटा का भी मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -1। आप ग्राफ से यहाँ पे देख लो, जिनको नहीं आता है बाबू यहाँ देख ले। sin थीटा का ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है, ये होता है +1 और ये होता है -1। कोई दिक्कत? तो इसकी sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी +1 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम cos थीटा बोले तो cos थीटा और sin थीटा में कोई फर्क नहीं है, सेम, बस क्या है? फेज का डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है बाबू? फेज। व्हाट डू यू मीन बाय फेज? तो फेज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना। मतलब एंगल का डिफरेंस है। वो एंगल कितना है? तो π/2। देखो ये एंगल होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, ये होता है 360 डिग्री। इसके बाद फिर से वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा 0 π ऐसे। तो सोचो कि cos थीटा का ग्राफ आपका स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, यही ग्राफ sin थीटा का ही ग्राफ है, लेकिन cos थीटा का ग्राफ क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा आपका यहाँ से, यूं ऐसे आ जाएगा। तो जहां पे देखो, जहां पे sin थीटा, अब यहां पे हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री, और फिर ये हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, चूंकि 90 से बढ़ गए हम लोग, ये इंक्रीज बाय 90 डिग्री, है ना। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है? 90 डिग्री। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देख लो, साइन थीटा का तो ये से पूरा समझ में आया। कॉस थीटा ग्राफ यहाँ से होता है, ये होता है। ठीक है, ये भी हमारी क्या है? +1, और ये भी क्या है साहब? -1। ठीक है, तो ये हो गया 0 डिग्री, 90, ठीक है, ऐसे होता है। ये हमारा कॉस थीटा ग्राफ होगा। ठीक है, बस समझाना यही था कि कॉस थीटा और साइन थीटा में कोई डिफरेंस नहीं है, बस उसमें क्या है साहब? दोनों फेज का चेंज है, और क्या है? 90 डिग्री फेज का डिफरेंस है दोनों में। साइन थीटा और कॉस थीटा में कितने का फेज का डिफरेंस है साहब? 90 का। बस यही है। इसलिए जहाँ पे साइन थीटा मैक्सिमम होता है वहाँ पे कॉस थीटा मिनिमम होता है, और जहाँ पे कॉस थीटा मिनिमम होता है वहाँ पे साइन थीटा मैक्सिमम होता है। कैसे? देख, साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू क्या है? 1 मैक्सिमम। तो जहाँ पे साइन मिनिमम होगा वहाँ पे कॉस मैक्सिमम होगा। वैसे देख, यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई। तो जहाँ पे साइन थीटा मैक्सिमम होगा वहाँ पे कॉस थीटा मिनिमम होगा, और जहाँ पे कॉस थीटा मैक्सिमम होगा वहाँ पे साइन थीटा मिनिमम होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब, है ना। इसको जीरोक्स कर लो, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो देखो। आइए बाबू यहाँ पे देखें। तो कह रहे हैं रिजल्टेंट का मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा की क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू हो। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साहब? +1। अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1, इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्योंकि कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है साहब? 1। बोलो हाँ कि ना। इसलिए आर मैक्स
में क्या कर दो, थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 डिग्री पुट कर दो। तो अंडर रूट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 0 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी साहब? 1। तो आर मैक्स आ जाएगा, या आर मैक्स जो आपको आएगा वो कितना आ जाएगा? अंडर रूट मॉड ऑफ, बोलना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अकॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1, ठीक है। या आर मैक्स जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा अंडर रूट, अब देखो ये क्या मिला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी। ये क्या बोलता है साहब? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से कट जाएगा अंडर रूट। तो मॉड ऑफ आर का जो मैक्स मिलेगा वो मिल गया मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब, है ना? अब इसका डायग्राम देख लो। तो चूंकि थीटा बराबर क्या है? 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0 पे आप ट्रायंगल लो यूज कर लो। पहले के हेड पे दूसरे का टेल, ठीक है, और रिजल्टेंट पहले के हेड से दूसरे के टेल तक, दैट इज मॉड ऑफ आर, यहाँ पे मैक्स लिखेंगे और उसकी वैल्यू लिखेंगे मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब ऐसे ही हम लोग करेंगे कैलकुलेशन फॉर आर मीन। कोई दिक्कत? जल्दी करो, जीरोस करो बाबू। अब हम लोग क्या लिखें? कैलकुलेशन फॉर आर मीन। देखो हम यहीं पे लिख देंगे आर मीन। मीन के लिए क्या होगा? तो आर मिनिमम तब पाया जाएगा जब कॉस थीटा क्या हो, कि मिनिमम वैल्यू हो। और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बाबू? -1। कितनी होती है? -1। और कॉस थीटा -1 कितना होता है? तो थीटा 180 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? -1। ग्राफ से भी याद रखो या याद कर लो। अब देखो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आर मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर मीन बराबर मॉड अंडर रूट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस। बोलिए यहाँ पे कितना लिखेंगे? 180 डिग्री। आ जाओ, तो यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। बोलो कोई दिक्कत? अब यहाँ से थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। आइए, आओ ये आर मीन कर लो, इसको आर मीन, या मॉड ऑफ आर मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट, इसको लिखेंगे मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस माइनस, चूँकि ये माइनस बाहर आ जाएगा, -2 इंटू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। बोलो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? किसका फॉर्मूला बन गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नहीं, अब तुम देखो यहाँ ध्यान से सोचो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखते हो? तो लिखते हो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। बहुत बढ़िया। अगर हम आप पूछे कि b माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखते हो, तो आप लिखोगे b का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर -2ba। बोले एक ही बात है, तो इसको सजा लो, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। तो देखो यहाँ देखो कहता है क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपको आ रहा है, क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और b माइनस ए का भी होल स्क्वायर क्या दिख रहा है साहब? ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो साहब यहाँ पे कहना डायरेक्टली गलत हो सकता है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं? तो इसके लिए क्या लिखेंगे? देखो ये समझ में आया? देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं, या आर मीन वेक्टर को लिख सकते हैं अंडर रूट मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी
का होल स्क्वायर और या अंडर रूट मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? तो इसलिए आर मीन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही हैं, या तो मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी मिल जाएगा, ठीक है, और नहीं तो मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ ए मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सब ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसका मतलब क्या है तो बस ध्यान से देखना। यहाँ ध्यान से देखना है, सब चीज एक साथ माइंड में रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज जब फाइनल रिजल्ट होगा तो फाइनल रिजल्ट में बहुत सारी चीज लिखवाएंगे, मतलब एक ही लाइन लिखवाएंगे और इस लाइन में पूरा का समरी होगा और वहीं से क्वेश्चन आता है बाबू। देखो कैसे कहते हैं क्या कि इफ कंडीशन लिख लो, कंडीशन 1, ठीक है, यहां पे थीटा आर मीन के लिए थीटा तो 180 डिग्री चाहिए, बहुत बढ़िया। इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी वेक्टर, अगर ए बी से बड़ा हो, तो देखो आपका ए वेक्टर तो यही था, ध्यान समझो, और बी वेक्टर आपका ये था, ठीक है, ये कोई भी थीटा एंगल था। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? आर मीन के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम, तो ये आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर हो गया और मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ये आपका मॉड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब आर मीन जो होगा वो ये हो जाएगा, आर मीन वेक्टर होगा, और यहाँ पे आर मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो आपको ध्यान से समझ में आ रहा है? आर मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ए इतना में से इतना को घटा दो तो मतलब ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। बोलो कोई दिक्कत? अभी हम किसी का डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, डायरेक्शन बाद में चलेगा, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 अगर हम बोलते हैं, देखो कंडीशन नंबर 2 बोलते हैं कि इफ मॉड ऑफ ए इज लेस देन मॉड ऑफ बी, अगर बी वेक्टर बड़ा हो ए वेक्टर से, तो देखो ए वेक्टर तो आपका यही था और बी वेक्टर कह रहा है इससे बड़ा हो जाए, और मॉड ऑफ बी वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ बी तो ऊपर ही ऐसी है, तो सोचो कि जो आर मीन होगी तो पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, तो आर मीन ये हो जाएगी, बोलो आर मीन तो यही होगा, और यहां पे आर मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस कंडीशन में आर मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो इसमें से इतना को घटा देंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ ए। बोलो कोई दिक्कत? आर मीन की वैल्यू ये आ जाएगी, समझ में आया? क्लैरिटी से शाबाश पाओ। अब तुम सोचो कि अगर आर मीन की वैल्यू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी होगा या मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ ए होगा, ये कैसे पता करेंगे? तो साहब हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, वही आर मीन हो जाएगा। जो भी बड़ा वेक्टर है तो बड़ा वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को क्या कर दो? आप घटा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? आर मीन। देखो यहाँ पे बड़ा वेक्टर क्या है? मॉड ऑफ ए, तो ए में से बी को घटा दो, आर मीन मिल जाएगा। यहाँ पे बड़ा वेक्टर क्या है? मॉड ऑफ बी, तो बी में से ए को घटा दो तो आपको आर मीन मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साहब डायरेक्शन की। तो चाहे हमने आर मैक्स पढ़ाया हो चाहे आर मीन पढ़ाया हो, इन दोनों का कॉमन डायरेक्शन बताते हैं आपको। देखो फॉर डायरेक्शन
डायरेक्शन के लिए क्या करें, देखो आप देखो यहाँ पे देखो, आरमैक्स का तो शायद मिट गया है, आरमैक्स देखो ये ए वेक्टर था और ये अपना बी वेक्टर था, ठीक है ना, ये आरमैक्स था। तो आरमैक्स का डायरेक्शन किधर है, तो जिधर की ओर ए वेक्टर है या जिधर की ओर बी वेक्टर है, क्योंकि ए वेक्टर भी इधर ही है और बी वेक्टर भी इधर ही है, तो आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो अगर हम बोले यहां पे डायरेक्शन ऑफ आरमैक्स इज आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर, या तो ए वेक्टर की ओर होगा नहीं तो बी वेक्टर की ओर होगा। तो जिसकी ओर मान लो साहब, चूंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो उधर ही हमारा क्या होगा, आरमैक्स वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं साहब आर्मीन का डायरेक्शन, है ना। तो आर्मीन के डायरेक्शन के लिए देखो, अगर आर्मीन का डायरेक्शन देखते हो तो यहां पे देखो आर्मीन का डायरेक्शन किधर है, ए वेक्टर की ओर। देखो आर्मीन इधर है, ए वेक्टर भी इधर ही है, तो आर्मीन का डायरेक्शन ए वेक्टर की ओर है। यहाँ पे देखो आर्मीन का डायरेक्शन किधर है, बी वेक्टर की ओर है। तो ए वेक्टर क्या है, अभी बड़ा है बी से, और यहाँ पे बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर बड़ा है ए से। तो हमेशा याद रखो कि आर्मीन के केस में रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज उस वेक्टर की ओर होगा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। किधर की ओर होगा, उस वेक्टर की ओर होगा जिधर की ओर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। बोलो समझ में आ रहा है पक्का। तो देखो लिखेंगे यहां पे, डायरेक्शन ऑफ आर मीन इज इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर which have greater magnitude, which have greater magnitude, मतलब उस वेक्टर की ओर होगा जिधर की ओर क्या होगा, बड़ा मैग्नीट्यूड होगा, तो उधर ही आर्मीन का डायरेक्शन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत बाबू, तो नहीं साहब, इतना समझ में आया। जल्दी फटाक से जीरोक्स करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं साहब, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब तुम सोचो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर हैं और इसका मैक्सिमम होगा ए प्लस बी और जो मिनिमम होगा वो होगा ए माइनस बी, है ना, या बी माइनस ए। तो हम कहते हैं क्या कि जो आदमी थे, माने थे आदमी जो है वो 2 फीट से लेकर 8 फीट के बीच में होगा, वैसे ही जो भी रिजल्टेंट होगा वो अपने मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होगा। बोलो हाँ कि ना। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला हम आपको क्या देते हैं, देखो बहुत क्वेश्चन इससे बनेगा। जनरलाइज फॉर्मूला क्या है कि जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा बड़ा किससे होगा, अपने आर मीन से होगा। तो दैट विल बी ग्रेटर अपन इक्वलिटी के बाद में देखेंगे, ग्रेटर देन किसका होगा, आर मीन। अपने आर मिनिमम से क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो इसका आर मैक्स होगा उस आर मैक्स से क्या होगा, कम होगा। नहीं, बोलो हाँ कि ना। कोई भी वेक्टर होगा वो वेक्टर अपने मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही लाई करेगा, एकदम सही बात है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन क्या ये भी हो सकता है, क्या बराबर भी हो सकता है, अपने आर मिनिमम के बराबर भी हो सकता है, अभी पढ़ा दोनों कंडीशन, और आर मैक्स का भी बराबर हो सकता है, कोई भी रिजल्टेंट होगा। ये साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से देख कैसे होगा, चूंकि आपका आर वेक्टर था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसे बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अगर इसका मॉड डाल देते हैं तो दोनों साइड मॉड डाल दिए, तो ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस दिन बताए थे बाबू, यही चीज बताए थे। बोलो याद है पक्का, नहीं याद है, भूल गए, थोड़ा भी नहीं याद है, याद है, देख शाबाश। अब कहता है क्या, अब कहता है क्या कि सोचो कि ये जो मॉड ऑफ आर है इसके जगह पे ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। तो सोच मॉड ऑफ ए प्लस बी
दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और ये बड़ा होगा अपने मिनिमम वैल्यू से, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, आर मीन की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। मान लो कि ए बड़ा है अभी, और आर मैक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। बोलो हाँ कि ना। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। बोलो कोई दिक्कत साहब, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो मॉड ऑफ आर वेक्टर होगा, क्योंकि यही मॉड ऑफ आर वेक्टर कहलाएगा, वो मॉड ऑफ आर वेक्टर होगा मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी के। समझते रहिए बाबू, नहीं समझ में आ रहा है बार बार पूछिए, एक बार पूछो, 1000 बार पूछो, ये पूछने की चीज है। ये क्या है बाबू, एक बार पूछो 1000 बार पूछो, लेकिन ये पूछने की चीज है, जरूर पूछो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आज से 10 महीना बाद पूछने का, मास्टर ये कैसे हो गया। बहुत बच्चे आते हैं साहब ये कैसे हो गया, ठीक है, तो अभी से ही समझ लीजिए ये कैसे हो गया। पक्का कैसे हुआ, समझ में आया, शाबाश बाबू। अब देख, इसको याद रखना, ब्रह्मास्त्र है ये। क्या है, ब्रह्मास्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र। ये क्या है हमारा, ब्रह्मास्त्र है, इंपॉर्टेंट है। देख इसमें न्यूमेरिकल कैसे बोलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है, द रिजल्टेंट ऑफ 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन बी, ऑप्शन ए, मोर देन 1 चॉइस आपको दे रहे हैं, 8 न्यूटन, ऑप्शन बी 2 न्यूटन, ऑप्शन सी 4 न्यूटन, ऑप्शन डी 10 न्यूटन। द रिजल्टेंट ऑफ 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन बी, है ना, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन का रिजल्टेंट होगा, या मे बी हो सकता है, क्या 8 न्यूटन हो सकता है, क्या 2 न्यूटन हो सकता है, या क्या 4 न्यूटन हो सकता है, क्या 10 न्यूटन हो सकता है। अब ऐसे क्वेश्चन दे दिया, अब बच्चा कहता है साहब इसमें तो एंगल ही नहीं दिया है, कैसे निकाले इसका रिजल्टेंट। अरे यार ये तो सही बात है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों वेक्टर के बीच का क्या होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए। तो ये बी पूछ रहा है, मतलब क्या हो सकता है, अरे हाँ ना को बोल। उसके लिए क्या है, तो दो देखो कि कोई भी 2 वेक्टर हैं, ए और बी 2 वेक्टर है, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट अपने ए माइनस बी और बी माइनस ए के बीच में ही लाई करेगा। मतलब तू ध्यान से देख, मान लो यहाँ देख, मान लो कि ए वेक्टर बराबर हो गया 5 न्यूटन और बी वेक्टर हो गया कितना दिया हुआ है, 3 न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। अब कह रहे क्या इसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है, तो हमें तो एंगल दिया नहीं है, तो हमें पता है कि साहब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली इन दोनों वेक्टर का मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, बड़े में से छोटा घटाओ, 3 में से 5 में से 3 गया तो 2, दैट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 2, एंड जो इसका रिजल्टेंट होगा वो 5 + 3, इन दोनों का ऐड कर दो तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 न्यूटन। तो साहब जो रिजल्टेंट होगा वो 2 न्यूटन से लेके 8 न्यूटन के बीच तक लाई कर सकता है। नहीं आए कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा या तो 2 हो सकता है, नहीं तो 8 हो सकता है, नहीं तो 2 और 8 के बीच की जितनी सारी वैल्यूज हैं वो सब हो सकती है। याद कर, जब हम आपको सबसे पहला दिन पढ़ाए थे वेक्टर, तो वेक्टर में वेक्टर अलजेब्रा बोले थे, तो वेक्टर अलजेब्रा में आपको बोले थे कि ऐसी पता नहीं क्या वैल्यू वहाँ पे लिए थे, नहीं पता, लेकिन आप सोचो कि हम बोले थे कि अगर ये 5 और 3 को जोड़ोगे, उसमें बोले थे कि 5 और 3 को अगर जोड़ोगे तो ये 8, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 2 से लेके 8 के बीच में लाई करेगा। 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, लेकिन सिंपल अलजेब्रा में इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, 8 हो सकती है। तो वही चीज़ यहाँ से आता है, ठीक है, कि अगर 2 वेक्टर दिए हुए हैं तो उसका रिजल्टेंट 2 भी हो सकता है, वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है बाबू। 0 डिग्री हो गया तो 2 न्यूटन, 180 डिग्री हो गया तो 8 न्यूटन, और 0 180 के बीच में जितना कोई भी वैल्यू ले लोगे तो वो सब वैल्यू से क्या होगी, वैल्यू हमारी डिफर करती जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई।
ये देखो वो थोड़ा सा एक्चुअली ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, है ना, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, हम मिटा दिए हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्या समझाए थे यहाँ पे, देखो कह रहे क्या कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, मतलब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, ए और बी का होल मॉड बराबर होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर मान लो कि ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर है और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा डिग्री है, तो रिजल्टेंट हम कहते हैं क्या कि जो भी रिजल्टेंट होगा वो हमेशा इन दोनों वेक्टर के बीच से ही पास करेगा, ठीक है। मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा उन दोनों वेक्टर के बीच से पास करेगा, बीचों बीच पास करे ये नहीं बोल रहे हैं, बीच से ही पास करेगा। मतलब एक आदमी इधर की ओर फोर्स लगा रहे, एक आदमी इधर की ओर फोर्स लगा रहे, तो हम किधर जाएंगे, हम इतने से इतने के बीच में ही जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत, हम इसी में जाएंगे, या तो हम इधर ऐसे जाएं, नहीं तो ऐसे जाएं, नहीं तो हम ऐसे जाएं या ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, जाएंगे तो हम इसी दोनों के बीच में जाएंगे, कभी भी इसके इधर और इस वेक्टर के इधर नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो इधर नहीं पास हो सकता है, इधर नहीं पास हो सकता है, हमेशा रिजल्टेंट ए और बी के बीच से ही पास होगा, बीचों बीच नहीं बोल रहे हैं, बीच से पास होगा। मतलब ये 60 डिग्री है तो 0 से लेकर 60 डिग्री के बीच में कहीं भी अल्फा की वैल्यू हो सकती है, अल्फा डायरेक्शन शो करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कह रहे हैं कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड अगर बराबर है, तो रिजल्टेंट हमेशा कैसे जाएगा, बीचों बीच जाएगा। कैसे जाएगा, बीचों बीच जाएगा। मान लो कि अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो जाएगा वो 30 डिग्री पे जाएगा। कैसे, तो ध्यान से देखो, इसका कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं, पहले लिख लो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिख लो, ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 यहां पे बता रहे हैं, ठीक है। कह रहे क्या कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर मस्ट पास, ऐसे क्या लिख रहे हो बाबा, ये सब कॉन्सेप्ट याद करने वाला है। ऐसे लिखो, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों वेक्टर के बीच से पास करेगा। बीचों बीच पास करे ये जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बीचों बीच कब पास करेगा, करे क्या कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ वेक्टर इज इक्वल देन द रिजल्टेंट विल ऑलवेज पास थ्रू एट एन एंगल बाइसेक्टर, है ना। तो यही है पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये कि दो वेक्टर का, इसका डायग्राम यहां बना लो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये थीटा, तो रिजल्टेंट हमेशा इनके बीच से पास करेगा, ठीक है। और ये कैसे पास करता है तो ध्यान से देखो, ट्रायंगल बना लो, मान लो कि ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है किसी थीटा डिग्री के एंगल पे, ठीक है। कैसे बीच से पास करेगा वो देखो, ट्रायंगल से ये बी वेक्टर अपना ऐसे जाए, पहले के हेड पे दूसरे का टेल, बी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर दिए, ये भी थीटा डिग्री के एंगल पे, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब रिजल्टेंट क्या होगा, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, तो रिजल्टेंट बना ले बाबू, देखिए अल्फा आ गया। तो हम क्या करें कि कभी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा उन्हीं दोनों के बीच से पास करेगा, एकदम बीचों बीच। अल्फा की वैल्यू θ/2 हो ये जरूरी नहीं है, ये कब जरूरी होगा, जब मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो वही कहा गया, ये पॉइंट नंबर 1 में लिख लेना, पॉइंट नंबर 2 में लिख लेना कि इफ मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी देन अल्फा बराबर हमेशा θ/2, मतलब उनके बीचों बीच पास करेगा। इसका कॉन्सेप्ट हम आपको लिखवा दे रहे हैं, यहां देख, कह रहे हैं दूसरा नंबर की, इसके बाद का पॉइंट कि अगर ये मॉड ऑफ ए है और ये अपना मॉड ऑफ बी है और ये थीटा है, अगर हम कह दें कि मॉड ऑफ ए बराबर है मॉड ऑफ बी और ये थीटा बराबर मान लो 60 डिग्री है,
ठीक है, तो इसके लिए tan अल्फा की वैल्यू निकाल। tan अल्फा होता है मॉड ऑफ बी साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। बोलो यही पढ़ा बाबू। या tan अल्फा बराबर क्या है, मॉड ऑफ बी को मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी बराबर है। यहाँ पे देख थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30, अल्फा बराबर 30 डिग्री आएगा, तो यहाँ पे लिख साइन 60 डिग्री बाई मॉड ऑफ ए, ये मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए के बराबर है, कॉमन ले लो, तो 1 प्लस कॉस 60 डिग्री। बोलो हाँ कि ना। या tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए से कैंसिल आउट हो गया, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 बटा 1 प्लस कॉस 60 की वैल्यू हो गई हाफ। कोई दिक्कत, तो ये आ गया √3/2 इंटू 2 1 3/2, ये कटा √3 से ये √3 कटा, बचा 1/√3। इसलिए अल्फा बराबर क्या आ जाएगा बाबू, इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3 बराबर 30 डिग्री। कितना आ गया साहब, 30 डिग्री आ गया। बोलो हाँ कि ना यार। तो कह रहे क्या कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो तो रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा उनके बीच से पास करेगा, बीच से तो पास करेगा, लेकिन साथ साथ बीचों बीच पास करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्या है कि द रिजल्टेंट वेक्टर मस्ट शिफ्ट टुवर्ड्स दैट वेक्टर विच हैव ग्रेटर मैग्नीट्यूड। कहते हैं क्या, इसका पहले 2 नंबर का डायरेक्शन देख लो, कैसे वेक्टर डायग्राम बनाते हैं इसका। मान लो कि ये ए वेक्टर है और ये भी आपका बी वेक्टर है, ठीक है, ये थीटा। तो क्या करना है, पहले के हेड पे दूसरे का टेल बना लेना है, सेम मैग्नीट्यूड का बना लो, डायरेक्शन भी सेम करना है। ये थीटा हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। बोलो हाँ कि नहीं। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये होगा, देखो एकदम बीचों बीच जा रहा है, रिजल्टेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जो अल्फा होगा वो θ/2 हो जाएगा व्हेन मॉड ऑफ ए बराबर क्या है, मॉड ऑफ बी, है ना। तो ये पॉइंट नंबर 2 का कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, ये सब सॉरी यहाँ से ये सब क्या है, पॉइंट नंबर 2 का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो थोड़ा दिक्कत हो गया, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 का कॉन्सेप्ट है, समझ में आया साहब। नेक्स्ट कहते हैं क्या कि द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर मस्ट शिफ्ट टुवर्ड्स दैट वेक्टर विच हैव ग्रेटर मैग्नीट्यूड। मतलब मिटा दो इसको, मतलब देख, मतलब देख, मतलब कह रहा है कि एक आदमी इधर की, पहले समझ, एक आदमी इधर 10 न्यूटन से लगा रहा है, एक आदमी 10 न्यूटन से इधर लगा रहा है, ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो हम किधर जाएंगे साहब, एकदम बीचों बीच जाएंगे, मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन अब कह रहे हैं एक आदमी इधर 10 न्यूटन से खींच रहा है, एक आदमी इधर 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो हम किधर जाएंगे, दोनों बराबर होता तो बीच से जाते हैं, लेकिन इधर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हम थोड़ा इधर की ओर शिफ्ट होकर जाएंगे। बोलो हाँ कि ना यार, है कि नहीं, यही चीज़ कह रही है। मतलब देख डायग्राम से दिखा देते हैं इसका डायग्राम, पॉइंट नंबर 3 का डायग्राम। मान लो कि ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर इससे थोड़ा सा छोटा है, छोटा है इससे बी वेक्टर, शाबाश। इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब करें इनका रिजल्टेंट जो जाएगा ना साहब, वो हमेशा ए की ओर शिफ्ट होकर जाएगा। कैसे, तो देख पहले के हेड पे दूसरा का टेल बना ले बाबू, जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी दिखा लिए, ये एंगल थीटा। रिजल्टेंट पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, शाबाश बाबू। यही हमारा क्या होगा, अल्फा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा किधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, बड़े वाले मैग्नीट्यूड की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।